हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था 2 अक्टूबर 2021 में ड्राइंग एंड पेंटिंग का, उसका सेकंड पेपर का सॉल्यूशन है। फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन मैं डाल चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और आइए अब हम देखते हैं सेकेंड पेपर का सॉल्यूशन। और ये थोड़ा फास्ट वीडियो रहेगा क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, और फिर आरपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी फिर उससे हम आगे आंसर देखेंगे। तो आइए देखते हैं सेकंड पेपर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है इसमें, किसने कहा कला वह है जो सौंदर्य का प्रकाशन कर दे तथा सौंदर्य वह है जो आनंद दे। तो ये जो कथन था ये था टॉलस्टॉय का। आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2, टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय ने कहा था कि कला वह है जो सौंदर्य का प्रकाशन कर दे तथा सौंदर्य वह है जो आनंद दे। प्रश्न नंबर 2 है, किसने कहा जीवन में अचेतन का महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक है। तो चेतन और अचेतन की बात की थी फ्रायड ने। यहाँ पर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3, फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 3 है, दृष्टि सांतत्व नामक चित्र के चित्रकार कौन है। तो ऐसे अगर समझ में नहीं आया तो अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए, प्रिस्टिंस ऑफ विजन, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा सल्वाडोर डाली है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति सौंदर्य से है। तो ये बात कही थी ऑप्शन नंबर 1, हीगेल ने। सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति सौंदर्य से, ये हीगल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रोचे के प्रभाव के फलस्वरूप कौन से वाद का उद्भव हुआ। तो क्रोचे के प्रभाव के फलस्वरूप जो वाद आया उसको कहा जाता है अभिव्यंजनावाद। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, अभिव्यंजनावाद है इसका आंसर। प्रश्न नंबर 6 है कि किसने संगीत को महत्व देते हुए नाट्य कला को श्रेष्ठ माना है। तो संगीत को महत्व दिया है अरस्तु ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अरस्तु। प्रश्न 7 है, किसके अनुसार सौंदर्य शिव है जो आनंदप्रद है क्योंकि वह शिव है। तो ये बात भी कही है अरस्तु ने। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने कहा है कि चेतन व्यवहार की नियंत्रक डोरियां अचेतन द्वारा खींची जाती हैं। तो ये अचेतन चेतन की बात की थी सिगमंड फ्रायड ने। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, सिगमंड फ्रायड ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने कहा है कि कला का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन मस्तिष्क है। अर्धचेतन मस्तिष्क है और चेतन वाली बात यहाँ भी आती है, तो ये सब कनेक्ट होता है फ्रायड से। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3, ये बात फ्रायड ने कही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैंने आपको काफ़ी सारी बुक्स और ऑथर पर वीडियो बनाकर दिए हैं, आपने अगर नहीं देखे वो ज़रूर देख लें। तो युद्ध और शांति ये पुस्तक लिखी थी लियो टॉलस्टॉय ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2, लियो टॉलस्टॉय ने युद्ध और शांति नामक वार एंड पीस नामक किताब लिखी है। क्वेश्चन नंबर है 11, क्रिटिक फॉर प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्रिटिक फॉर प्योर रीजन ये जो पुस्तक लिखी है ये लिखी कांट ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ये कांट ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसके अनुसार सौंदर्य वस्तुगत न होकर विशिष्ट अनुभूति का कारण है। तो सौंदर्य को विशिष्ट अनुभूति का कारण बताया है रोजर फ्राय ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1, रोजर फ्राय ने ये बात कही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा है कि ललित कलाएं हवा और धुआं हैं जो एक विलासतापूर्ण असत्य है। तो ये बात कही थी संत ऑगस्टाइन ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2, संत ऑगस्टाइन ने ये बात कही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसके अनुसार उपयोगी कलाएं अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ हैं। उपयोगी कलाओं को महत्व दिया है और उसे अनुकरणात्मक यानी कि जो हम कॉपी करते हैं उसको श्रेष्ठ नहीं माना है। जो लोग इस तरह से इमिटेट आर्ट को
कम माना है और जो उपयोगी कलाएं हैं, यूज़फुल जो है आर्ट्स, उसको सुपीरियर माना है। ये माना है प्लेटो ने। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। नंबर 15 प्रश्न है, किसने ज्ञान की समस्या पर कार्य किया है? तो ज्ञान की समस्या पर कार्य किया है कांट ने। ऑप्शन हो जाएगा 4 यहाँ पर आंसर। ये सौंदर्य और ज्ञान और इस तरह की बातें जो की हैं, ज्ञान की समस्या पर जो कार्य किया है वो कांट ने किया है। तो यहाँ हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से आकारवाद से संबंध रखते हैं। तो आकारवाद से संबंध जो रखते हैं वो है रोजर फ्राई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 है, जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन कहलाता है? तो जर्मन दर्शन यानी कि जो जर्मन के जो हैं दार्शनिक वो है इसमें हीगेल। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। हीगेल जो है वो जर्मन के सौंदर्य शास्त्री थे, जर्मन से उनका संबंध था और ये जर्मन दर्शन के अरस्तु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसके अनुसार कला में संवेग कल्पना पर आधारित होते हैं? तो कला में जो संवेग होते हैं कल्पना पर आधारित, ये बात कही है रोजर फ्राई ने। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसके अनुसार उपयोगी कला अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है? तो उपयोगी कलाओं को अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ, यह भी बात फिर से रिपीट है। ये क्वेश्चन एक बार आया है, फिर से रिपीट किया गया है। तो ये बात कही है प्लेटो ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1। प्लेटो ने बात कही है। दूसरा है, किसके अनुसार अनुकरणात्मक कलाएं उपयोगी कलाओं से श्रेष्ठ हैं? ये जस्ट अपोजिट बात है। ये बात कही है अरस्तु ने। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 3 आंसर इसका अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा? तो ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा, तो इजी क्वेश्चन है, हीगल का है ये। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, तो उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखा जाएगा। और बाकी आरपीएससी की जो आंसर की आ जाएगी फिर हम उससे तो वेरीफाई कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन में कहीं आपको लगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, फीलिंग ऑफ फॉर्म। यह फीलिंग ऑफ फॉर्म नहीं, फीलिंग एंड फॉर्म नामक पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? तो इसकी लेखिका है, ये महिला लेखिका है, सुजैन के लेंगर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये अमेरिकी सौंदर्य शास्त्री थी। नंबर 23 है, जॉन रस्किन ने किस कलाकार की प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो इसमें लिखा है इन्होंने टर्नर के बारे में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1 टर्नर। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसके अनुसार कला प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है? तो कला प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है, ये बात भी कही है अमेरिकी सौंदर्य शास्त्री सुजैन के लेंगर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और अभी आपको मैंने बता ही दिया कि सुजैन लेंगर जो है वो अमेरिका की सौंदर्य शास्त्री थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किसने सौंदर्य को नैतिक मूल्यों से अलग माना है? तो सौंदर्य को नैतिक मूल्यों से अलग माना है जॉर्ज संटाइना ने। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2। जॉर्ज संटाइना ने सौंदर्य को नैतिक मूल्यों से अलग माना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसके अनुसार रंगमंचीय कलाएं कामुकतापूर्ण हैं? तो ये बात जो कही है वो कही है संत ऑगस्टाइन ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2 संत ऑगस्टाइन। क्वेश्चन 28 है, एस्थेटिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये यूनानी भाषा का शब्द है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यूनानी भाषा का शब्द है एस्थेटिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्न में से किसने कहा कि कला के लिए का विरोध किया है? मतलब कला के लिए इस शब्द का विरोध किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 I.A. रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, हीगेल के दर्शन से किस वाद का उदय हुआ? तो हीगेल के दर्शन से जो वाद का उदय माना जाता है वो है मार्क्सवाद।
ऑप्शन 3 है यहाँ पर आंसर। मार्क्सवाद का उदय माना जाता है हीगल के दर्शन से। क्वेश्चन 31 है कि निम्न में से संत ऑगस्टाइन का काल कौन सा था, उनका टाइम पीरियड पूछा गया है संत ऑगस्टाइन का। तो इनका टाइम पीरियड था 354 ईस्वी से 430 ईस्वी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2, 354 ईस्वी से 430 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि किसी रंग को बहुत देर तक देखते रहने के बाद यदि हम आंखें बंद कर लें तो किस रंग का अनुभव होगा। तो हम अगर किसी भी रंग को बहुत देर तक देखते हैं, उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें वहां पर काला रंग दिखता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन 33 है मध्यम मान का प्रयोग चित्र में लाता है। तो मध्यम मान जब यूज किया जाता है तो उससे चित्र में स्थिरता आती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्थिरता। क्वेश्चन 34 है शांत भावाभिव्यक्ति के लिए किस तरह का संयोजन होना चाहिए। तो शांत जो भाव दिखाते हैं वो क्षैतिज रेखाएं दिखाती हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो इसका आंसर होगा क्षैतिज वत, क्योंकि शांत जो अभिव्यक्ति दिखाती है वो क्षैतिज रेखाएं दिखाती हैं। क्वेश्चन 35 है किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक है। तो लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक है, इसलिए इसको ट्रैफिक सिग्नल्स में या आप देखिए जो रेलवे ट्रैक होते हैं उन पर रेड लाइट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, सबसे दूर तक ये देखे जा सकता है ये कलर लाल रंग। क्वेश्चन 36 है इनमें से बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक कौन है। तो बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक जो होता है वो होता है लावण्य, मतलब कि ये रूप की सुंदरता को बढ़ाता है। इससे लावण्य जो होता है ये एक तरह से जो बाह्य रूप होता है उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। जैसा एक कहा जाता है कि लावण्य योजना जो होती है वो चित्र की बाह्य सुंदरता को बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 37 है रंग की प्रकृति को कहते हैं। तो रंग की जो प्रकृति होती है उसे ह्यू यानी कि रंगत कहते हैं। आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन 1 रंगत। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्न में से कौन सी रंगत अग्रगामी है। अग्रगामी यानी कि एडवांसिंग वन जो होता है एडवांसिंग माना जाता है। अग्रगामी जो बहुत गर्म रंगों में होता है। तो गर्म जो रंगत है वो है इसमें लाल। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1 आंसर है इसका। लाल जो है रेड कलर ये अग्रगामी रंग होता है क्योंकि सूर्य के निकट होता है। कौन सी रंग में सफेद रंग मिलाने पर उसका किसी भी रंग में सफेद रंग मिलाने पर उसका क्या होता है। अगर हम किसी रंग में सफेद रंग मिला लेंगे तो उसका मान बढ़ जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 उसका मान बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है शुद्ध लाल रंग के घेरे के बाहर किसी रंग की अनुभूति होने लगती है। तो देखिए किसी भी शुद्ध लाल रंग को हम देखेंगे बहुत देर तक तो हमें उसके बाहर कौन सा होगा। तो मेरे हिसाब से इसका रंग जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए गहरा लाल। अब आपको क्या लगता है आप कमेंट करिएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा गहरा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के भेद बताए गए हैं 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। 42 है कि मानसोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं। तो मानसोल्लास में बताए गए हैं चित्र के 5 भेद। आंसर है 5। अब हो सकता है कि कहीं पर किसी को 4 भी लिखा मिले तो मेरे मतलब आप चेक करिएगा। इसका आंसर होना चाहिए 42 का 5। क्वेश्चन नंबर 43 है अभिकथन है और एक से कनेक्टेड वर्ड भी है। ये देख पहला है कि ए शांत भावनाओं को प्रकट करने वाले संयोजन में सफेद नीले भूरे और पीले रंगों की वर्ण योजना का उपयोग करना चाहिए। और अभिकथन बी है कि कोमल भावों को व्यक्त करने वाले चित्र में कोमल और चिकनी पोत का उपयोग करना चाहिए। तो दूसरा तो सत्य है कि कोमल भावों में चिकनी पोत का उपयोग करना चाहिए, लेकिन शांत भाव को प्रकट करने में सफेद नीला तो ठीक है लेकिन यहाँ पीला रंग भी दे दिया है तो ये आंशिक सत्य हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 कि ए आंशिक सत्य है और बी तो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 44 है यदि काले वर्ण के बड़े स्थान के निकट छोटा सफेद स्थान हो तो वह प्रतीक होगा।
तो मेरे ख्याल से इसका आंसर तो मुक्तता होना चाहिए, फ्रीडम। मेरे हिसाब से इसका आंसर फ्रीडम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। चित्र में पतले रंग के साथ मोटे खुरदुरे रंग का प्रयोग, इससे क्या होता है? तो इससे जो होता है, चित्र में एक विरोधाभास आता है, जिसे कहा जाएगा कि कॉन्ट्रास्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, विरोधाभास लाता है पतले रंग के साथ मोटे खुरदुरे रंग का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 46 है, कला के औपचारिक संतुलन में समान भार केंद्र से, अभिकथन है कि बराबर दूरी पर रहते हैं और दूसरा अभिकथन है कि असमान दूरी पर रहते हैं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए कि ए तो सत्य है पर बी जो है वो असत्य है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1, ए सत्य है और बी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि दृष्टि के कोण के कारण आकारों में छोटापन आता है, उसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, स्थिजन्य लघुता। क्वेश्चन नंबर 48 है कि अभिकथन है किसी रूप को प्रभाविता प्रदान करने के लिए उसे अलंकृत पृष्ठभूमि में चित्रित करना चाहिए, और कारण है क्योंकि अलंकृत स्थान का आकर्षण रिक्त स्थान से अधिक होता है। तो दूसरी बात तो सही है, लेकिन पहली बात जो है वो आंशिक सही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4, ए आंशिक सत्य है और आर जो है उसका कारण वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 49 होगा, आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा रिदम, यानी कि प्रवाह। किसी आकृति की आवृत्ति होती है, उससे चित्र में प्रवाह उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? तो माइकल एंजेलो ने इसे बांटा है 8 भागों में। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को 8 भागों में बांटा है, 8 तल बताए हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 51 है, लावण्य, सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रभाव किस रूप से उत्पन्न होगा? तो ये जो शेप होता है ओवल, उससे ये प्रभाव उत्पन्न होते हैं अंडाकार। क्वेश्चन 52 है कि द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं टोन के द्वारा, यानी तान के प्रयोग से। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। कई तरह की तान जो होती है, टोन क्रिएट करके हम 2 डायमेंशनल को 3 डायमेंशनल में दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि सीधी लंबवत रेखा का प्रयोग निम्न में से कौन सा भाव लाता है? तो सीधी जो लंबवत रेखाएं होती हैं वो स्थायित्व लाती हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2, स्थायित्व। क्वेश्चन 54 है, सममिति रूप का उदाहरण है। मतलब कि अगर हम किसी एक चीज को बराबर भागों में बांटें, तो देखिए केतली तो बराबर बट नहीं सकती, विषम कोण तो नाम ही विषम हो गया, शंख का भी ऐसा शेप नहीं होता है। ग्लास जो है कि अगर उसको हम बीच में से एक लाइन खींच के अगर 2 भागों में बांटेंगे तो सममिति हो जाएगी, मतलब बराबर पार्ट में डिवाइड होगा। सिमेट्रिकल शेप है उसका ग्लास का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 55 नंबर है, प्लेटो ने आकृति के कितने भेद बताए हैं? तो प्लेटो ने जो आकृति के भेद बताए हैं वो बताए हैं 3। आंसर है ऑप्शन 2, 3 भेद बताए हैं प्लेटो ने आकृति के। क्वेश्चन नंबर 56 है, चित्र में एक रास्ता समाप्त करना किसका कार्य है? तो एक रास्ता समाप्त करती है चित्र में, वो है प्रभाविता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रभाविता चित्र में एक रास्ता को समाप्त कर देती है, मैंने मोनोटोन को खत्म करती है। अगला है, स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो हम किसी चित्र को देखते हैं तो हमारी दृष्टि और वो चित्र के बीच जो एक रेखा बनती है उसे दृष्टि रेखा कहा जाता है, लाइन ऑफ विजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दृष्टि रेखा। 58 है, भारतीय चित्रकारों और मध्यकालीन यूरोपीय चित्रकारों ने चित्र भूमि विभाजन की कौन सी पद्धति का उपयोग किया था? भारतीय चित्रकारों ने और यूरोपीय चित्रकारों ने, मध्यकालीन यूरोपीय चित्रकारों ने, तो उन्होंने यूज किया था फॉर्मल डिवीजन, सम विभक्ति का सिद्धांत। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2।
क्वेश्चन नंबर 59 है, चित्र में विरोधाभास वाली तान का प्रयोग लाता है। तो विरोधाभास की जो तान होती है उससे माधुर्य उत्पन्न होता है, मेलोडी आती है चित्र में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से जल और तेल रंग परस्पर मिलाने पर बना पोत किस श्रेणी का उदाहरण है? जल और तेल रंग मिलाकर जब हम पोत को बनाते हैं तो सृजित पोत हो जाएगा, यानी कि क्रिएटेड, हम उसको क्रिएट कर रहे हैं तेल पानी मिलाकर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3, सृजित पोत। क्वेश्चन नंबर 61 है कि सेवकराम, शिवलाल, हुलासलाल, झुमकलाल किस चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो इसका आंसर तो आप सबको आता होगा, ये सभी थे कंपनी शैली के चित्रकार। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। 62 है, निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था? नहीं था पूछा गया है, तो आपको पता है कि नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, अमरेंद्रनाथ गुप्त, ये सब बंगाल शैली के चित्रकार थे। बट ऑप्शन 4 जो है केसी पनिक्कर, ये अवनींद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य नहीं थे। क्वेश्चन 63 है, ड्राई ब्रश स्ट्रोक का उपयोग किसमें सहायक है? तो ड्राई ब्रश का जो उपयोग है वो होना चाहिए पोत उत्पन्न करने के लिए, लेकिन यहाँ पर है तान व पोत दोनों, तो दोनों चीज़ें भी इसमें आ सकता है। तो 2 या 3 में से इसका कोई एक आंसर होगा, और मेरे हिसाब से इसका आंसर, क्योंकि 3 में दोनों चीज़ें शामिल हो गई कि तानवी और पोतवी, तो ये होना चाहिए, या फिर 2 भी हो सकता है इसका आंसर। 64 है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का पोत विशेष रूप से दर्शाया गया है? तो जो कंपनी शैली के चित्र जो बने थे उसमें जो पोत बना था, यानी कि उसमें जो टेक्सचर बने थे वो बने थे कॉपी, अनुकृत, कॉपीड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर 3, अनुकृत यानी कि कॉपीड। क्वेश्चन नंबर 65 है, कंपनी शैली के चित्रकार लालचंद्र और गोपाल चंद्र किस चित्रण में अत्यधिक निपुण थे? तो ये थे आदम कद व्यक्ति चित्रण में, यानी लाइफ साइज पोर्ट्रेट बनाने में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन 2, आदम कद व्यक्ति चित्रण यानी कि लाइफ साइज पोर्ट्रेट बनाने में ये दक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 66 है, अमृता शेरगिल के निम्न में से किस चित्र पर भारतीयता की झलक दिखाई नहीं देती है? नहीं, देखिए फ्रूट वेंडर्स आपने सुना होगा कि ये भारतीयता की झलक है, क्योंकि भारतीय उस पर बना है। ब्राइट्स टॉयलेट ये भी भारतीय है, हिलमैन ये भी भारतीय। स्लीप जो है ऑप्शन 3, इस पर भारतीयता की झलक नहीं है। 67 है, निम्न में से कौन चित्रकार पेग ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से एक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फ्रांसिस न्यूटन सुजा, ये इसके सचिव थे, उन्होंने घोषणा पत्र भी तैयार किया था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का। क्वेश्चन नंबर 68 है, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट जो पुस्तक लिखी वो लिखी थी ईवी हैवल जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2, ईवी हैवल जी ने लिखी है आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट। 69 नंबर है कि तकनीक की दृष्टि से किस कलाकार ने सर्वप्रथम भारतीय कला को पश्चिम की ओर मोड़ा था? ये सबको आता होगा, इसका आंसर है राजा रवि वर्मा। यूरोपीय शैली पर उनके चित्र थे, तेल चित्र। 70 नंबर है, निम्न में से अवनींद्रनाथ टैगोर के जीवन की अंतिम रचना कौन सी थी? तो इसे माना जाता है कुटुम्बकाटम, जो उन्होंने काष्ठ और कपड़े से बनाए थे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1, इनके जीवन के जो अंतिम रचना थी, शिल्प बनाए उन्होंने कुटुम्बकाटम नाम से, ये बहुत प्रसिद्ध हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कुटुम्बकाटम। क्वेश्चन नंबर 71 है, बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन पर निम्न में से किसने चित्रण किया है? तो इसके लिए जाना जाता है शितेंद्रनाथ मंजूमदार जी को। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4। निम्न में से किसने लकड़ी पर वार्निश कर टेम्परा पद्धति के चित्रण की विशिष्ट तकनीक विकसित की? तो ये जो विकसित तकनीक हुई थी ये असित कुमार हलदर जी के द्वारा हुई थी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3, इन्होंने लकड़ी पर वार्निश कर टेम्परा माध्यम पर उस पर चित्रण कार्य किया है। 73 है, अमृता शेरगिल का प्रिय रंग कौन सा है? तो आप देखेंगे उनके चित्रों को, हर चित्र में आपको लाल रंग जरूर मिल जाएगा,
तो लाल रंग उनका प्रिय था। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर आपको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी को इसका श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से कौन द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक के लेखक हैं? तो ये जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन एक। बहुत से लोग ईवी हेवन में कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि इस तरह की किताबें उन्होंने भी लिखी है, लेकिन ये इसका आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर होना चाहिए। क्वेश्चन है 76 नंबर का कि के हेब्बर को किस कलाकार का कार्य अधिक पसंद था? तो के हेब्बर को पसंद था अमृता शेरगिल जी का कार्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 77 नंबर है, किस चित्रकार के रेखा चित्रों का संग्रह सिंगिंग टाइम के नाम से छपा? तो ये छपा था के हेब्बर जी का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4 के हेब्बर। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से कौन से चित्रकार एक कवि और संगीत आयोजक भी थे? तो बीसी सान्याल जी ने भी कविताएं और कहानियां और लिखी हैं, लेकिन संगीत आयोजक भी हो गया, दोनों चीजें असित कुमार हल्दर जी हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन राम गोपाल चौधरी लिखा है, जबकि राम गोपाल विजयवर्गीय होना चाहिए? यहाँ पर देवकीनंदन शर्मा व सुधांशु भूषण राय चौधरी के कलागुरु थे। तो इन सब के कलागुरु थे शैलेंद्र नाथ डे जी, जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में पहले शिक्षक थे, बाद में वहाँ पर प्रिंसिपल हुए। क्वेश्चन नंबर 80 है, कारु संघ की स्थापना किसने की? तो कारु संघ की स्थापना का श्रेय जाता है नंदलाल बोस जी को। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4। नंदलाल बोस जी ने कारु संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 81 जो है, ब्लॉक्ड एनर्जी किस चित्र श्रृंखला निम्न में से किस कलाकार ने बनाई है? तो ब्लॉक्ड एनर्जी ये चित्र श्रृंखला है तैयब मेहता की। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 तैयब मेहता। 82 नंबर है, ये कथन किसका है कि मेरे म्यूरल पेंटिंग से अत्यधिक प्रभावित रहते हैं? मेरे म्यूरल पेंटिंग से अत्यधिक प्रभावित रहते हैं। देखिए इसमें के.जी. सुब्रमण्यम और सतीश गुजराल ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि के.जी. सुब्रमण्यम जी के जो म्यूरल थे वो चित्रों की तरह ही थे, तो और सतीश गुजराल जी ने भी काफ़ी म्यूरल किए हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए के.जी. सुब्रमण्यम। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए आंसर। बाकी सतीश गुजराल जी ने भी काफ़ी म्यूरल बनाए हैं। देखिए आरपीएससी इसको क्या मानता है इसका आंसर। अगला है 83, किसकी कला पर साम्यवादी विचारों का प्रभाव दिखता है? तो साम्यवादी विचारों का जो प्रभाव है वो दिखता है सूजा के कला चित्रों पर, क्योंकि ये मार्क्सवादी और उससे प्रभावित थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 84 नंबर है कि यह कथन किसका है? मैं हर चीज को सबसे पहले रंग से बनाना चाहता हूँ, जो काला है मूल रंग, यही काला रंग सूरज है, मेरे चित्रों का बिंदु भी है वह। तो जहाँ पर बिंदु शब्द आ गया तो इस पर काम किया है रजा जी ने। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस चित्रकार को बर्लिन फिल्म महोत्सव का गोल्डन बेयर पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर इजी है, आप सबको आता होगा। ये मिला था एम.एफ. हुसैन जी को। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 86 है कि धनराज भगत का शिल्प द किस कौन से माध्यम का बना है? तो द किस जो मूर्ति शिल्प है ये बना है लकड़ी का, यानी कि वुड का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 87 है, निम्न में से किसके शिल्पों में चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप आदि दिखते हैं? तो ये सभी दिखते हैं नागजी पटेल के मूर्ति शिल्पों में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 88 नंबर है, निम्न में से कौन मूर्तिकार है जो निशानेबाज, पहलवान, संगीतज्ञ और चित्रकार भी है? तो इनके ऊपर पूरा मैंने वीडियो बनाया है विस्तृत, आप जरूर देखिएगा, नहीं देखा हो तो प्रश्नोत्तर का वीडियो भी है इनके ऊपर, और कला यात्रा का है, तो उसमें ये बात मैंने बताई भी है कि ये डीपी राय चौधरी जी जो थे वो बहुत अच्छे कुशल निशानेबाज थे, पहलवान थे, संगीत प्रेमी थे, चित्रकार थे और मूर्तिकार तो थे ही, और उनकी हाइट पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रदोष दास गुप्ता का शिल्प कंडोलेंस ये किस माध्यम में बना है? तो ये जो मूर्ति शिल्प है ये ब्रोंज में बना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2, कांसे में बना है ये, यानी कि ब्रोंज में। ऑप्शन नंबर 3।
90 नंबर है, हिम्मत शाह किस समूह के संस्थापक सदस्य थे। तो ग्रुप पर मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है जिसमें पूरा बताया है कि किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कौन किससे जुड़ा रहा। तो ग्रुप 1890 है, इसके संस्थापक सदस्य थे हिम्मत शाह जी। और हिम्मत शाह जी के ऊपर भी मैंने काला यात्रा का वीडियो भी बनाया है और उनके ऊपर प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, आगे आप जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एलोरा की कौन सी गुफा छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है। तो एलोरा की छोटा कैलाश गुफा है नंबर 30 गुफा, आंसर हो जाएगा तीसरा 30। एलोरा की कौन सी गुफा विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है। तो विश्वकर्मा गुफा है गुफा नंबर 10, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है लेडी विद डॉग नामक मूर्ति शिल्प किस मूर्तिकार का है। तो ये जो मूर्ति शिल्प है इसे बनाया था राम किंकर बेद जी ने, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2। यहाँ पर नागजी पटेल जी दिया हुआ है तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इससे मैन विद डॉग उन्होंने बनाया है, मैन विद डॉग है नागजी पटेल का, लेकिन यहाँ पर है लेडी विद डॉग, ये है राम किंकर बेद जी का। क्वेश्चन नंबर 94 है कि स्थापत्य की दृष्टि से कोणार्क के सूर्य मंदिर को कितने भागों में बांटा गया है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है वो 4 भागों में बांटे गए हैं, आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 95 है निम्न में से किस मंदिर को पंचरथ भी कहा जाता है। तो पंचरथ जो कहा जाता है वो कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। पंचरथ वैसे जो मंदिर है महाबलीपुरम में, जो पांडवों के मंदिर है उसको भी पंचरथ कहा जाता है, लेकिन वहाँ ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 है महाबलीपुरम स्थित तट मंदिर में क्षत्रिय सिंहेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो ये जो मंदिर है क्षत्रिय सिंहेश्वर ये है भगवान शिव को समर्पित, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2। महाबलीपुरम में मुकुंद नयनार मंदिर किस पत्थर का बना है। तो उस तरफ के जो मंदिर है साउथ के, स्पेशली महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो सब ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए हैं, तो उसका हो जाएगा रक्ताब ग्रेनाइट यानी कि रेड ग्रेनाइट का ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98 है चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में खजुराहों का नाम किस नाम से मतलब उल्लेख किया है। तो खजुराहों को उन्होंने खजूरापुरा कहा है, आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1 खजूरपुरा। 99 है निम्न में से घंटाई मंदिर स्थित है। तो घंटाई मंदिर कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा खजुराहों में, जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में है और विश्व विरासत धरोहर सूची में भी शामिल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खजुराहों में घंटाई मंदिर है। नंबर 100 है हाथी की वह मूर्ति जिसके कारण धारापुरी टापू का नाम बदलकर एलिफेंटा रख दिया गया अब कहाँ है। तो ये विक्टोरिया गार्डन मुंबई में है, जिसको अब इसका अब नाम बदल दिया गया है। इसका पहले नाम था विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई, इसका आंसर होगा। अब इसका नया नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, किसी जीजामाई माता इस तरह से कुछ नाम किया गया है संग्रहालय, और पहले उसका नाम विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय था। क्वेश्चन 101 है सीकर के हर्षनाथ की पहाड़ी पर स्थित मंदिर में श्री हर्ष के नाम से किस देवता की पूजा की जाती है। तो श्री हर्ष के नाम से पूजा की जाती है भगवान शिव की, आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 शिव भगवान की पूजा की जाती है श्री हर्ष के नाम से। क्वेश्चन नंबर 102 है रणकपुर के चौमुखा मंदिर में कितने शिखर और मंडप हैं। तो इसमें है 24 शिखर और 24 मंडप और 44 शिखर, ऑप्शन 1 है इसका आंसर। 103 है कि आभानेरी स्थित माफ कीजिएगा हर्ष माता मंदिर में वर्तमान में कितनी वेदिकाएं हैं। तो वर्तमान पूछा गया है, तो वर्तमान में है सिर्फ 2 वेदिकाएं बची हैं, पहले 4 थी लेकिन वर्तमान में 2 वेदिकाएं हैं। 104 नंबर है आभानेरी स्थित हर्ष माता मंदिर मूलतः किस देवता का प्रतीत होता है। मूलतः प्रतीत होता है, तो ये मूलतः जो प्रतीत होता है भगवान विष्णु का होता है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1
भगवान विष्णु का। सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमेश्वर मंदिर जो है वो किराड़ू बाड़मेर में है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 किराड़ू। क्वेश्चन नंबर 106 है, देलवाड़ा के विमल वसई मंदिर को किस मुस्लिम शासक के आक्रमण से नुकसान पहुंचा था? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो आक्रमण किए थे वो किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसके कारण कई जौहर भी हुए। तो विमल वसई मंदिर को नुकसान भी अलाउद्दीन खिलजी ने पहुंचाया था। आंसर क्वेश्चन नंबर 107 है, अर्थूना का प्राचीन नाम क्या था? तो अर्थूना का जो प्राचीन नाम था वो था उत्थुन का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, अर्थूना का पुराना नाम था उत्थुन का। 108 नंबर है, खजुराहों की भांति मैथुन दृश्य रणकपुर के कौन से मंदिर में है? तो रणकपुर के कौन से मंदिर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तीर्थंकर पार्श्वनाथ मंदिर में। 3 है इसका आंसर। 109 109 नंबर है, जगत के अंबिका मंदिर में मातृ देवी दुर्गा प्रतिमा किस रूप में है? तो मातृ देवी की जो प्रतिमा है रणकपुर के जगत के अंबिका मंदिर में वो है रौद्र रूप में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4, ये प्रतिमा रौद्र रूप में है। 110 नंबर है, दिलवाड़ा के लूण वसई मंदिर के रंग मंडप में विद्या देवी की खड़ी हुई मूर्तियों की संख्या कितनी है? तो खड़ी हुई मूर्तियों की संख्या है वो है 16। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, दिलवाड़ा के लूण वसई मंदिर के रंग मंडप में विद्या देवी की 16 खड़ी हुई मूर्तियां बनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्न में से वह कौन सा मंदिर है जहां मातृ देवी तथा दिक्पालों के अतिरिक्त किसी अन्य देव की प्रतिमा नहीं है? किसी अन्य देव की प्रतिमा नहीं है, वो है जगत का अंबिका मंदिर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2, जगत का जो अंबिका मंदिर है यहाँ पर मातृ देवी तथा दिक्पालों के अलावा किसी अन्य देवता की प्रतिमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112 है, चांद बावड़ी के कुंड के कितनी दिशाओं में सोपान माला है? तो चांद बावड़ी के जो कुंड है उसकी 3 दिशाओं में सोपान माला है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 3। नंबर 113 है, मंडलेसा मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंडलेसा मंदिर है वो अर्थुना में है, बांसवाड़ा में। मंडलेसा मंदिर अर्थुना मंदिर प्रांगण में है मतलब, और ये है बांसवाड़ा में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। 114 नंबर है, आभानेरी का हर्ष माता मंदिर है। तो हर्ष माता जो मंदिर है वो उसको बनाया गया है, मतलब कि संरचना मंदिर है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2, ये एक संरचना मंदिर है। 115 नंबर है, किराड़ू मंदिर बाड़मेर की मंदिर संख्या 4 किस देवता को समर्पित है? तो किराड़ू जो बाड़मेर का मंदिर है वो है भगवान शिव या विष्णु को समर्पित। तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर इन दोनों में से कोई होगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर विष्णु है। मंदिर संख्या 4 जो है वो विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 116 है, खजुराहों के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो खजुराहों का जो मंदिर है ये है छतरपुर मध्य प्रदेश में, और इसमें जो लक्ष्मण मंदिर है इसे बनवाया था यशोवर्मन ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था यशोवर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 117 है, कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथ में पहियों की संख्या कितनी है? तो ये 12 पहियों के जोड़े हैं, तो इस तरह से 24 हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24। पहियों की संख्या 24 है, ये 12 जोड़े पहिए बने हुए हैं। 118 नंबर है, हर्षनाथ मंदिर सीकर किसने बनवाया था? तो हर्षनाथ मंदिर जो सीकर में है वो 956 ईस्वी में बनवाया गया था, और चौहान विग्रह जो राजा थे सेकंड उनके समय में बनवाया था अल्लट ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1, अल्लट ने ये मंदिर बनवाया था। 119 नंबर है, हर्षनाथ मंदिर सीकर को कौन प्रकाश में लाया? तो हर्षनाथ मंदिर सीकर का जो है उसकी खोज की थी सार्जेंट ई डीन ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, सार्जेंट ई डीन ने इसको खोजा था। 120 है, खजुराहों के मंदिर की खोज कौन से सन में हुई? खजुराहों के मंदिर की खोज हुई थी 1838 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, 1838 में खजुराहों के मंदिर खोजे गए थे। क्वेश्चन नंबर
121 है जाक दाविद किसके शिष्य थे? तो जाक दाविद जो थे वो थे फुशे फ्रांसवा के शिष्य। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4। जाक दाविद जो थे वो बुशे फ्रांसवा के शिष्य थे। 122 नंबर है निम्न में से किसकी कला में अभिव्यंजनावाद के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं? तो अभिव्यंजनावाद के जो चिन्ह मिलते हैं वो मिलते हैं वॉन गो की कला में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर का वॉन गो। 123 नंबर है विचित्र चित्र के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो विचित्र चित्र कहा जाता है महेंद्र वर्मन प्रथम को। महेंद्र वर्मन फर्स्ट को कहा जाता है विचित्र चित्र। क्वेश्चन नंबर 124 है एक्सिस नामक कला पत्रिका जो 1935 में आरंभ हुई थी किस वार से संबंधित थी? तो ये जो पत्रिका प्रारंभ हुई थी 1935 में, इसका संबंध था अमूर्तवाद एब्स्ट्रैक्शन आर्ट से। 124 है इसका आंसर, 124 का आंसर नंबर 3। 125 नंबर है निम्न में से नवशास्त्रीयवाद का सर्वप्रथम चित्र कौन सा है? तो नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता भी होगा, ये होरेशिया का प्रण। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ये नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र कहलाता है। 126 नंबर है नवप्रभाववादी चित्रकार कौन है? तो दिए गए ऑप्शन में से नवप्रभाववादी चित्रकार जो है वो है जॉर्ज स्यूरा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1। जॉर्ज स्यूरा को नवप्रभाववादी चित्रकार कहा जाता है। नंबर 127 है कुश्तीगारों का जुलूस नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो ये चित्र बनाया था फर्डिनांड होल्डर ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3। आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि यूरोपीय चित्र और चित्रकारों पर मैंने सीरीज स्टार्ट की जिसमें 7 पार्ट बन चुके हैं, आप वो जरूर देखिए। उससे आपको उस चित्र के चित्रकार, वो चित्र कहाँ संग्रहित है, किस माध्यम में बना है, किसने बनाया है, काफ़ी सारी जानकारी आपको उस वीडियो से मिल जाएगी। आप जरूर देखिए यूरोपीय चित्र और चित्रकारों का सीरीज। 128 नंबर है शैलियों की लड़ाई नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो शैलियों की लड़ाई नामक चित्र बनाया था ऑनेर दोमी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3। ये दोमी का प्रसिद्ध चित्र है शैलियों की लड़ाई। 129 नंबर है यह कथन किसका है कि मेरे पास कोई कार्यकक्ष नहीं है एवं मेरी समझ में नहीं आता कि कमरे में बंद होकर चित्रकार क्यों काम करना चाहता है? तो ये कहा था क्लॉद मोने ने, क्योंकि वो बाहर जाकर चित्रण करते थे और उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, सनराइज इंप्रेशन के प्रसिद्ध रहे हैं जो। तो ये बात कही थी क्लॉद मोने ने। अगला है 130 किसके चित्र बिना सूचना अकस्मात खींचे गए जल छाया चित्र के समान दिखाई देते हैं? तो अकस्मात खींचे गए चित्र दिखते हैं एडगार देगा के। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4। एडगार देगा के चित्र जो है वह अकस्मात खींचे गए जल्द छाया प्रकाश के समान दिखाई देते हैं। 131 है किस चित्रकार ने कहा था कि मेरी मृत्यु पर कोई रस्म ना की जाए और केवल उनका मित्र यह बोले कि वह रेखांकन बहुत पसंद करता था, मैं भी करता हूँ? तो ये बात जो कही थी वो कही थी देगा ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। एडगार देगा के संबंध में ये बात कही जाती है। नंबर 132 है माने की कृति सूर्योदय एक प्रभाव को किस कला आलोचक ने व्यंग्यात्मक रूप से प्रभाववादी कहा था? तो व्यंग्यात्मक रूप से प्रभाववादी कहा था। आंसर है इसका ऑप्शन 2 लुई ली रॉय ने। फिर उसके बाद ही प्रभाववाद का जो श्रेय जाता है वो माने की इस सूर्योदय के प्रभाव जो चित्र है उसको पहला चित्र उसको माना जाता है। अगला है भांड का महोत्सव नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो 133 का आंसर है हॉर्न मीरो। इन्होंने चित्र बनाया है भांड का महोत्सव। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 2। 134 है बुगीवाल का नृत्य नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो बुगीवाल का चित्र बनाया था पियर ऑगस्ट रेनॉय ने। आंसर है ऑप्शन 1। पियर ऑगस्ट रेनॉय ने बनाया था बुगीवाल का नृत्य चित्र। 135 है किस चित्र का पूर्व नाम था स्नान? सिर्फ स्नान नाम था, किस चित्र का नाम था? तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2 अनावृत। रेनॉय का है न्यूड चित्र, इसको पहले बाथ नाम था इसका। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2 अनावृत यानी कि न्यूड रेनॉय का बनाया हुआ चित्र है। 136 नंबर है किस चित्रकार ने चित्रकला को संगीत के समान विशुद्ध रूप देने की आवश्यकता को पहचाना था? तो चित्रकार ने संगीत के समान विशुद्ध रूप देने की आवश्यकता को पहचाना था, वो थे रेंदो, आदिलो रेंदो। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। 137 नंबर है आकारों की विषमता नामक चित्र के चित्रकार कौन है?
तो आकारों की विषमता, ये फर्नांड लेजे का चित्र है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1, फर्नांड लेजे का बनाया हुआ चित्र है ये। कॉन्ट्रास्ट ऑफ फॉर्म्स, आकारों की विषमता। 138 है, किस चित्रकार के लिए शेल्डन चेनी ने कहा एक महान सरलीकारक, यथार्थ विरोधी एवं रचनात्मक डिजाइनर। ये बात कही थी शेल्डन चेनी ने, और ये बात उन्होंने, मेरे जहाँ तक है, पॉल गोगवा के संबंध में कही गई बात है। अब देखते हैं आरपीएससी इसका आंसर क्या देता है, क्योंकि इसका सटीक आंसर कहीं प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 2। नंबर 139 है, पेरिस की उनर्वो कलाविथिका में चित्रित एडवर्ड मुंक का विशाल भित्ति चित्र कौन सा है? तो एडवर्ड मुंक का जो पेरिस की गैलरी में बना हुआ चित्र है उसका नाम है जीवन की चित्रावली। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ये उनका बनाया हुआ चित्र है पेरिस की गैलरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, ईसा का ब्रसेल्स में प्रवेश नामक चित्र का चित्रकार कौन है? ईसा का ब्रसेल्स में प्रवेश, ये चित्र बनाया है जेम्स एंसोर ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2, जेम्स एंसोर का बनाया हुआ चित्र है ये। क्वेश्चन नंबर 141 है, द ब्रिज कला समूह के सदस्य कौन थे? द ब्रिज नामक जो कला समूह था उसके सदस्य थे E.L. किचनर, E. हेकल, F. ब्लेल, K. शेमिट रोटलफ। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ये इसके सदस्य थे द ब्रिज नामक कला समूह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद के कलाकारों ने उनकी कला प्रदर्शनी में दर्शकों को कलाकृति को तोड़ने फाड़ने की अनुमति दी? तो ये तो आप सबने पढ़ा ही होगा, दादाइज्म में हुआ था ये, दादावाद में, कि उन्होंने अपने चित्रों को दिया था कि चित्रकारों ने रखे अपने चित्र के, दर्शक उसमें अपने हिसाब से कुछ भी काम कर सकते हैं, तोड़ फोड़ सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये किया था दादावादी कलाकारों ने। 143 है, जैक्सन पोलाक की चित्रण विधि को क्रियात्मक चित्रण किसने कहा है? एक्शन पेंटिंग नाम किसने दिया है? ये नाम जो दिया था, ये दिया था हेरोल्ड रोजेनबर्ग ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, हेरोल्ड रोसेनबर्ग ने एक्शन पेंटिंग नाम दिया था। 144 है, जिंजर पॉट का वस्तु चित्र के चित्रकार कौन है? तो जिंजर पॉट का वस्तु चित्र बनाया था मोंद्रियान ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, मोंद्रियान का बनाया हुआ ये चित्र है। 145 है, पॉप आर्ट का उदय कहाँ हुआ? तो ये मैंने इस तरह की क्वेश्चन काफ़ी आपको कराए भी हैं। पॉप आर्ट का उदय हुआ था इंग्लैंड में और फली फूली थी अमेरिका में। तो यहाँ पर पूछा है उदय इंग्लैंड में हुआ और विकसित हुई थी ये अमेरिका में। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 146 है, इनमें से कौन यथार्थ अभिव्यंजनावाद का चित्रकार नहीं है? यथार्थ अभिव्यंजनावाद 2 शब्द दे दिए हैं। तो अभिव्यंजनावाद जो यथार्थ वाली थी उसका आंसर होना चाहिए सल्वाडोर डाली। ये उसके कलाकार नहीं थे, कि ये अति यथार्थवादी कलाकार थे। यहाँ हो जाएगा आंसर ऑप्शन 2। 147 है, निम्न में से कौन प्रतीकवाद का चित्रकार नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो ये है आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4, देगा जो थे एडगार देगा, वो प्रतीकवाद के चित्रकार नहीं थे। 148 है, इनमें से असमान नाम अलग करना है। तो 3 जो चित्र हैं वो पिकासो के हैं और चौथा जो चित्र है जीवन का आनंद, वो मातिस का बना हुआ है। हेनरी मातिस ने उसे बनाया है जीवन का आनंद। तो ये हो जाएगा इससे अलग, ये असमान है। बाकी तीनों जो ऊपर के दिए हुए हैं वो पिकासो के बनाए हुए हैं। 149 है, हरिपट्टी नामक चित्रकार कौन है? तो ये इसके चित्रकार भी हैं मातिस, हेनरी मातिस का बनाया हुआ है ग्रीन स्ट्रिप यानी कि हरिपट्टी नामक चित्र। 150 नंबर है, निम्नलिखित चित्रकारों को वरिष्ठता में लगाना है। तो वरिष्ठता में देखा जाए तो हान ग्रीस जो थे वो 1887 में बर्थ उनका, पिकासो 1881, माने 1832, सब 1800 के ही कलाकार हैं, और कुर्बे 1819। तो कुर्बे सबसे इसमें सीनियर हैं। आंसर है यहाँ पर सबसे सीनियर है कुर्बे, फिर है माने, फिर पिकासो और हान ग्रीस सबसे बाद के कलाकार हैं। तो यहाँ हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये थे सेकंड पेपर के 150 क्वेश्चन। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा।
और जब तक आरपीएससी की आंसर की नहीं आ जाती तो आप इससे एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और जहां आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, और आगे आने वाले एग्जाम के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड लक, जय हिंद।